नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे अमन अंसारी ने कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी को समर्थन देने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन अंसारी ने कहा कि अब वो कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी के पक्ष में वोट मांगने के लिए कांग्रेस के साथ प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में नामांकन वापसी के बाद बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार अमन अंसारी चुनावी मैदान में थे। अब अमन अंसारी के कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने के ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। कांग्रेस की विचारधारा को देखते हुए मैंने समर्थन दिया। कांग्रेस अंग्रेजी को टाइम की एक मजबूत पार्टी है और जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी हैं, अधिकृत प्रत्याशी हैं भैरव गोस्वामी जी, एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है और मेरा पूरा समर्थन, हमारी टीम का समर्थन हमारे भैरव गोस्वामी जी को है। बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलूंगा, एक एक कदम भैरव गोस्वामी जी के मजबूती से। जितनी मेहनत मैंने अपने लिए करी थी, मैं 3 गुना ज्यादा मेहनत अपने एक अच्छे कैंडिडेट जो कांग्रेस के हमारे भैरव गोस्वामी जी, उनके साथ खड़ा रहूंगा एक एक पल। जब ओबीसी की सीट हुई तो सम्मानित अमन अंसारी जी ने पार्टी में अपना आवेदन दिया था। पार्टी ने उसमें गहन चिंतन मनन करा और पार्टी ने को लगा कि भैरव गोस्वामी जी को अधिकृत पार्टी के रूप में प्रत्याशी घोषित किया। तो अमन अंसारी जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय नामांकन किया और आज प्रातः मैं उनके निवास में गया और मैंने उनसे कहा कि पार्टी आज कष्ट में है और पार्टी को आपने जब ऐसे समय में अपनी आवश्यकता पड़ी थी दी थी और आज फिर पार्टी आपसे सहयोग मांग रही है। और उनको लगा कि जिन लोगों ने उनको निर्दलीय नामांकन कराया था वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस से अन्य पार्टियों में जा रहे हैं और उनका साथ छोड़ लें। तो उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी मेरी बहुत पुरानी पार्टी है और इसको आज मेरी आवश्यकता है। तो अमन अंसारी जी ने, उनकी धर्मपत्नी जो सभासद रही हैं, उनके समाज के लोग, उनके अन्य समाज के लोग ने, हमारे उन सब लोगों ने कहा, अमन अंसारी से अपील करी और उन्होंने आज भैरव गोस्वामी जी के समर्थन में इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना समर्थन दिया और सबसे अपील की अपने समाज से, अल्मोड़ा की प्रबुद्ध जनता से कि और अपने समर्थकों से कि भैरव गोस्वामी जी जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ में से लड़ रहे हैं उसमें मोहर लगाकर उनको अपील करें। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव में कुल 5399 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। उत्तराखंड में कुल 100 नगरीय निकायों पर चुनाव हो रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि बैलेट पेपर छापने का काम शुरू हो गया है। पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, बैलेट छपाई का कार्य पूर्ण सुरक्षा मानकों के साथ ही किया जाता है और पूर्ण सुरक्षा के साथ, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही उसका मूवमेंट किया जाता है और निर्वाचन प्रारंभ होने से निर्धारित समय से काफी पहले ही बैलेट जो है अपने यथास्थानों पर पहुंच जाएगा और उसके बाद जो है जब रवानगी होगी हमारी पोलिंग पार्टीज की तो उनके पास वो उपलब्ध रहेगा। पर्याप्त संख्या में इस चीज को इंश्योर किया जाएगा। प्रदेश में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जनवरी 2025 में यूसीसी लागू हो जाएगा। वहीं इसको लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने कहा कि सरकार यूसीसी को राज्य पर थोप रही है। सरकार राज्य में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, सड़कों को लेकर बात नहीं करती। राज्य सरकार एक एजेंडे के तौर पर काम कर रही है और प्रदेश को एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। नहीं, ये 2 साल से यूसीसी सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। और तो और आप ये देखिए कि किस तरह से राज्य की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल होती रही, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन से आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, एक एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हैं। और यूसीसी तो बेमानी इसलिए है क्योंकि ये केवल उत्तराखंड में लागू होगी, पूरे देश में होगी नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी सब तो भूल ही जाइए, कोई यूनिफॉर्मिटी
नहीं होगी। उत्तराखंड केवल प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा। अल्मोड़ा से खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर आए लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसमें कांग्रेस के जिला महामंत्री संगठन त्रिलोचन जोशी सहित कई नामी कांग्रेसी शामिल रहे। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और अल्मोड़ा के नेता बिट्टू कर्नाटक को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। ऐसे में कई कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने से भाजपा में जोश बना हुआ है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोग क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमेशा प्रयास रहता है कि एक अच्छे लोगों का समूह हमारे संगठन के साथ जुड़े और हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा समाज के लिए काम करें। आज कांग्रेस के बहुत ही जिम्मेवार लोग, बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने और बहुत निस्वार्थ भाव से, और ये उन्होंने खुलकर कहा कि हम केवल सेवा भाव से हम इस अल्मोड़ा नगर को जो नगर निगम बना है इसका बहुत अच्छी तरह से संतुलित और चहुर्मुखी विकास कराना चाहते हैं। आज तक जिन लोगों ने इस नगर निगम, नगर पालिका में बैठकर यहाँ केवल अभाव के अलावा और कोई भी पैदा नहीं किया, हम इसको अभाव मुक्त करते हुए यहाँ को पर्यटक नगरी, सांस्कृतिक नगरी और ऐतिहासिक नगरी का बहुत बड़ा महत्व देने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मिलित होकर इसमें काम करना चाहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व का भी, सारे कार्यकर्ताओं का भी बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि उन सब की भावनाओं का, उन सब के पास जो विजन है उस विजन का सम्मान करते हुए हम इस अल्मोड़ा नगर को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से इसका विकास करेंगे। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट पालिका अध्यक्ष और सभासद प्रत्याशियों को चुनाव निशान मिलने के बाद डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नगर पालिका नगरीय निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी किशोर भट्ट ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ज्ञानसू तिलोत क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश गौड़ ने नगर पालिका परिषद बाड़ाघाट में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र चौहान ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। मुझे लगता है विगत 10-15 सालों में, तो 15 सालों में उत्तरकाशी की पालिका में कोई काम देख के तो ये लग रहा हुआ ही नहीं है जिस प्रकार से, और हुआ भी है तो बहुत ही निम्न स्तर का हुआ है। और जैसे मैं देख रहा था, अभी आज मैं अभी तिलोत क्षेत्र में हूँ, तो यहाँ मैं देख रहा था कि रास्तों की बहुत बड़ी समस्या है। लाइट जिस प्रकार से होनी चाहिए वो नहीं है, और सबसे बड़ी जो समस्या मुझे देखने में आई, जो मुझे मातृशक्तियों ने, सब लोगों ने बताई, सीवर की समस्या, सीवर लाइन की समस्या बहुत बड़ी एक विकट समस्या है। तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं आश्वस्त करता हूं सब लोगों को कि आप मुझे वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दें। मैं सारी जो है 11 के 11 वार्डों की जो वहाँ की कमियां हैं उनको बाहर निकालकर उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। जो कूड़े की समस्या हम लोग का, उसमें मैं अकेला ही सब कुछ नहीं कर सकता, बिना जनता के सहयोग के और बिना अपने कर्मचारियों के सहयोग के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। लेकिन निश्चित है कि हम लोग नई योजना बनाएंगे, और जैसे होता है कि कंप्यूटर मशीन से जो प्लास्टिक हम एक कूड़ा निस्तारण कर सकते हैं, और सबसे पहले हम वो करके और भी, और नीचे प्राइवेट कंपनीज जितनी भी है जो कूड़े को हमारे लेती हैं, बिकता है कूड़ा, उसमें हम सबसे पहले अपने शहर का कूड़ा खाली करेंगे यहाँ से, और अपने शहर को कूड़े से निजात देने का प्रण मैं लेता हूँ। देखिए, नगर पालिका का जो मुख्य कार्य है शहर को साफ सुथरा रखना और अच्छी विद्युत व्यवस्था देना, मार्ग सही हो, बने हो, पक्के निर्माण हो, और शहर के अंदर जिस तरह एक काशी को पुनः उसी रूप में धरातल पर उतारने का काम मैं करूँगा। मैं देख रहा हूँ, मैं पूरे वार्ड में घूम रहा हूँ और मैं जहाँ हालत देख रहा हूँ पूरे शहर का बहुत ही दुर्गति हुई थी। जनप्रतिनिधियों पे लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से प्रशासक बैठे हुए हैं, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन आप जरा विकास भवन की तरफ चले जाइए, आप लदाड़ी की तरफ चले जाइए, आप गोफियारा की तरफ चले जाइए। अभी मैं इंदिरा कॉलोनी उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही है। राज्य में अब तक करीब 40,000 लोग यात्रा पर पहुंचे हैं, जिससे यहां के कारोबारियों को भी फायदा हो रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि शीतकालीन यात्रा हरीश रावत सरकार में शुरू हुई थी, फिर भाजपा सरकार ने इसको बंद कर दिया था, अब दोबारा शुरू किया है। इसका स्वागत है, लेकिन सरकार से कांग्रेस यही चाहती है कि आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। अगर शीतकालीन यात्रा तो शुरुआत माननीय हरीश रावत जी ने शुरू की थी शीतकालीन यात्रा की। उसके बाद जो सरकारें आई उनको लगा कि शीतकालीन यात्रा अगर उन्होंने सुचारू रखी तो श्रेय हरीश रावत को जाएगा, इसलिए बीच में 5-6 साल का गैप दे दिया गया। और अब इसकी इस तरह से प्रचार हो रहा है जैसे धामी जी वो पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शीतकालीन यात्रा शुरू की। खैर, हमें मतलब है अपने प्रदेश की उन्नति से, प्रगति से और उसके राजस्व से। यदि राजस्व आ रहा है, यहाँ यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, बहुत स्वागत योग्य फैसला है। सिर्फ निवेदन सरकार से, प्रशासन से ये रहेगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस यात्रा को सुलभ करने के लिए, सुरक्षात्मक दृष्टि से और सुविधाजनक करने के लिए भी आपको कदम बढ़ाने होंगे। यानी कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज पूरी तरह से होनी चाहिए और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो सड़कों की हों, चाहे वो हाईवेज बाधित हो रहे हों, उनको त्वरित रूप से आपको खोलना होगा। तो जिन बातों से डिफिकल्टीज आती हैं वो डिफिकल्टीज आपको दूर करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। मसूरी नगर पालिका चुनाव के रण को फतह करने को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने मसूरा में भाजपा कार्यकर्ता से मुलाकात कर उनमें जोश भरा। कहा कि मसूरी नगर पालिका में पहली बार पूर्ण बहुमत की भाजपा की बोर्ड बनने जा रही है, लेकिन उसके लिए सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस का हाल बेहाल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसी लड़ाई में ही व्यस्त हैं। मैं आज कार्यकर्ताओं से संवाद में भी हमने यही बात करी कि यही टीम है जिसने बार बार यहाँ से विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाई है। और आप देखेंगे कि पिछले साल 2 साल में इस टीम में बहुत मजबूत जो स्तंभ हैं मसूरी के वो जुड़े हैं, हमारी ताकत बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, एक बेदाग छवि की जो राजनीति होती है उसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो केवल परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार मसूरी ने भी ठान लिया है कि वो जो तीसरा इंजन जो मिसिंग था, जिसके कारण कई कार्य नगर पालिका में आकर, नगर पालिका के लेवल पर आकर रुक जाते थे, उन कार्यों को भी आगे बढ़ाना है। मसूरी की जनता त्रस्त है नगर पालिका की जो अक्षमता है, जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से, और यही कारण है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ तीसरा इंजन भी लगाएगी और चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की 3 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने कहा कि सत्ता लोभ के चलते ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहे हैं। एक लंबे समय तक पार्टी में रहने के बाद कोई अपनी बूढ़ी मां के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पार्टी मां जैसी होती है, उसको ऐसे समय में छोड़कर जाना यह बताता है कि ऐसे लोग लालच के चलते पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है, विवेचना करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक 10 साल का बच्चा भी बता सकता है कि कोई क्यों कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहा है। उस तरफ सत्ता है, उस तरफ पैसा है, उस तरफ सारी वो चीज़ें हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। लेकिन असली व्यक्ति तो वही है जो चुनौतीपूर्ण और कठिन समय पर अपनी बूढ़ी माँ के साथ खड़े रहे। हमारा दौर निश्चित रूप से, हम एक पुरानी पार्टी हैं और हम विपक्ष में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़ों की तरह अपनी विचारधारा बदलें। तो मैं इसको सत्ता लौलुकता कहूँगी, इसे अवसरवादिता कहूँगी, इसे निखालिस रूप से लालच कहूँगी, अति महत्वाकांक्षा कहूँगी, जिसके चलते वो वहाँ गए हैं। उनका भविष्य वहाँ उज्जवल हो ये कामना करती हूँ। उनको जो यहाँ कांग्रेस में नहीं मिल पाया वो वहाँ भाजपा में मिले ये मैं कामना करती हूँ। लेकिन सिर्फ एक निवेदन सबसे है जाने वालों से कि जिस पार्टी को 40-45 साल तक आप लोग अपनी माँ कह के गए हैं, उस माँ को आप गाली देने का काम कम से कम ना करें। इतनी नैतिकता आपके अंदर, इतना ज़मीर जिंदा होना चाहिए। निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर 304 मतदान अधिकारियों को पहला प्रशिक्षण दिया गया। पीजी कॉलेज के जिम हॉल में आयोजित प्रशिक्षण में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि मतदान से पहले की प्रक्रिया भी निर्वाचन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी मतदान अधिकारी प्रशिक्षण को गंभीरता से लें। जहां पर भी कोई संदेह हो तो बेझिझक होकर वहीं पर डाउट क्लियर कर लें।
खबर हल्द्वानी से है, जहां निकाय चुनाव के मद्देनजर नाम वापसी के बाद निर्वाचन विभाग ने चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए हैं। अब सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। लिहाजा जिला निर्वाचन विभाग ने निर्वाचन आयोग की नियमावली के हिसाब से मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की ओर से चुनावी खर्च और पोलिंग एजेंट बनाए जाने सहित अपने प्रचार प्रसार की परमिशन सहित अन्य निर्वाचन कार्यों का निरीक्षण किया, प्रशिक्षण भी देखा। प्रत्याशियों का कहना है कि वैसे ही पोस्टल बैलेट से मतदान हो रहा है और एक मतदाता को 2 वोट डालने हैं, लिहाजा प्रत्येक वोट में 2 मिनट से अधिक का समय लगेगा, इसलिए वोटिंग परसेंटेज में भी गिरावट आएगी। लिहाजा सुबह 7 से शाम 7 बजे तक वोटिंग होनी चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च सहित अन्य कार्यों का प्रशिक्षण दे दिया गया है और उनकी समस्याओं को भी आयोग तक पहुंचाया जाएगा। कल का दिन हमारा प्रतीक चिन्ह आवंटन का था। उसके बाद निर्वाचन लड़ने वाले जो विधिमान्यता अभ्यर्थी हैं उनकी सूची कल निर्गत की गई है। अब उन अभ्यर्थी जिनके द्वारा फाइनली मेयर पद के लिए या फिर पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ना है, उनके साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन क्रम में एक बैठक की जानी थी, जिसमें उनको आदर्श आचार संहिता के संबंध में अवगत कराया गया है। उसके डूज और डोंट्स के बारे में बताया गया। साथ ही जो व्यय पंजिका है उसको कैसे भरा जाना है, उसका रखरखाव कैसे करना है, उसका मतदान की तिथि तक 3 बार उसका निरीक्षण कराया जाना है। उसके लिए सहायक व्यय प्रेक्षक के माध्यम से उनको एक तरह का प्रशिक्षण भी दिया गया है और उसको भरने के तरीके बताए गए हैं। किस तरह उनको अनुमतियां प्राप्त करनी है ये बताया गया है। साथ ही उनके वार्ड में जो अन्य प्रत्याशी हैं वो कौन हैं उनके बारे में भी उनको सूची हस्तगत की गई है। अनुमति के लिए उनको किस तरह से एजेंट नियुक्त करने हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट नियुक्त करना है, पोलिंग एजेंट नियुक्त करना है, काउंटिंग एजेंट नियुक्त करना है, इन सब के बारे में विस्तृत से उनको अवगत कराया गया है। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। डीएम आशीष भड़गाई ने मेले के प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर का विमोचन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह मेला 14 जनवरी से शुरू होकर 19 जनवरी तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आचार संहिता का पूरा अनुपालन किया जाएगा। आयोग से परमिशन ली जाएगी। आचार संहिता का पालन करते हुए मेले को भव्य रूप से मानते हुए सफल आयोजन मेले का किया जाएगा। जी, उत्तरायणी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और उसी के क्रम में आज यहाँ पर एक डीजे जो है वो लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ जो उत्तरायणी मेले के पोस्टर्स हैं उनको भी लॉन्च किया गया है और ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से या जितने भी प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं उनके माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। सभी टीम्स को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी तैयारियां हैं वो यथा समय जो है पूर्ण कर लें और सभी का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे। चमोली के नगरपालिका गोपेश्वर के सभागार में निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग की ओर से आय व्यय का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान अध्यक्ष और सभासद पदों के उम्मीदवार शामिल हुए। मुख्य कोषाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रत्याशियों को आय व्यय संबंधित जानकारी दी गई है। चुनाव की गाइडलाइन के अनुसार हमें जितने भी प्रतिभागी हैं सबको ये प्रशिक्षण दिया जाना होता है। तो आज उसका प्रथम प्रशिक्षण है हमारे गोपेश्वर क्षेत्र में, जिसमें प्रतिभागियों को ये बताया जा रहा है कि उन्हें अपना लेखा मिलान किस तरह से रखना है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करने हैं। इस बार जो निकाय चुनाव के रजिस्टर मेंटेन किए जाने हैं प्रतिभागियों के द्वारा, उसमें उनको दैनिक लेखा की भी जानकारी रखनी है, साथ ही साथ बैंक रजिस्टर की जानकारी रखनी है और अगर कैश कहीं से उन्हें प्राप्त होता है तो कितना कैश प्राप्त हुआ है उसकी भी जानकारी उनको लेखा मिलान में रखी जानी है। 3 बार लेखा मिलान कराया जा रहा है, तो आज जो है उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेखा मिलान की डेट भी जो है निर्धारित हो चुकी है आरओ के द्वारा और निर्धारित तिथियों में संबंधित प्रतिभागी जो है वो अपना लेखा मिलान कराएंगे और चुनाव पश्चात जो है लेखा मिलान का कंपाइलेशन किए जाने के बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग को उसकी रिपोर्ट जो है प्रेषित कर देंगे। रामनगर में संस्कृत भारती उत्तरांचल का 2 दिवसीय प्रांतीय सम्मेलन खत्री सभा भवन में शुरू हो गया है। संस्कृत भारती की ओर से आयोजित प्रांतीय सम्मेलन का शुभारंभ उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत आम भाषा बने और जन जन तक पहुंचे, इसको लेकर प्रयास किए जाएंगे। संस्कृत भारती के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत को एक बोलचाल की भाषा के तौर पर पुनर्जीवित और प्रोत्साहित करना है। हमारा संस्कृत भारती संगठन 1981 में हम लोगों ने कार्यक्रम कर्नाटक से शुरू किया था। उद्देश्य ये है कि
ये संस्कृत भाषा जन भाषा बने। और हमारा उत्तराखंड प्रदेश है और इसकी द्वितीय राजभाषा भी संस्कृत ही है। तो संस्कृत आम आदमी की भाषा बन जाए, और जब आम आदमी की भाषा बन जाए तो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, अपना लोक जो परंपराएं हैं वो सब हम उससे परिचित होंगे। बिना संस्कृत के ये संभव नहीं है। संस्कृत आम आदमी की भाषा बने, जन जन तक पहुंचे, इसके लिए संस्कृत भारती का जो अखिल भारतीय जो संगठन है वह पूरे देश में इस तरह के भाषा प्रबोधन वर्ग करके इनका आयोजन करता है। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय सहित विकास खंडों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में धड़ल्ले से एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिसे लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने कमर कस ली है। जिला पूर्ति अधिकारी संतोष कुमार भट्ट ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग लगातार छापेमार कार्रवाई कर रहा है और अब तक कार्रवाई के दौरान कुल 14 सिलेंडर और 29,000 की राशि जब्त की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने भी निर्देश दिए हैं कि मामले में संयुक्त टीम बनाकर लगातार कार्रवाई की जाए। घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार छापेमारी पूर्ति विभाग द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज धरासू, मातली, डुंडा इस क्षेत्रों में छापेमारी की गई। कुल 14 सिलेंडर जब्त किए गए हैं, जिसमें 29,250 रुपए की पर्सनल राशि भी जमा की गई है। सिरंगेसर गैस एजेंसी के एक लोडर को भी चेक किया गया। लोडर में भी कई खामियां मिली हैं। वर्दी में डिलीवरी मैन नहीं था, टोल कांटा भी उसके उपलब्ध नहीं था, कैश में वो जारी नहीं कर रहा था। तो एजेंसी के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित तेल कंपनी को लिखा जाएगा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि संयुक्त टीमें बनाकर पूरे जनपद में इस तरीके की छापेमारी की जाए। तो इसी क्रम में हम निकट भविष्य में जल्दी ही पड़कोट, कुरोला, नौगांव और आसपास के क्षेत्रों में भी छापेमारी अभियान विभाग द्वारा लगातार चलाया जाता है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों हुई चोरियों का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई थी कि चोरों ने एक बार फिर से चोरी कर पुलिस को चुनौती दी है। शनिवार देर रात चोरों ने नैनीताल रोड स्थित मेडिकल स्टोर को निशाना बनाकर दुकान में रखी 15,000 की नकदी, एक लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चोरी कर लिया। सूचना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि अगर जल्द ही चोरी की घटनाओं का खुलासा नहीं होगा तो व्यापार मंडल की ओर से पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो 8 लाख रुपए दिन दहाड़े दोपहर के 12:30 बजे उठा लिए गए थे, वो अब तक पर्दाफाश नहीं हुआ। हमारे अग्रसेन चौक में मोबाइल की दुकान पर 8 लाख रुपए के जो सामान मोबाइल वगैरह चोरी थे, वो आज तक नहीं खुला। हमारे RR क्वार्टर के अंदर लगातार 2 बार चोरी हो चुकी है, वो नहीं खुला। आज ये चोरी होगी। पुलिस है कहाँ पर? हम बार बार कहते हैं सर्दी के दिन है, ये कोहरे का टाइम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पुलिस पर आपको दिखती नहीं, कोई गश्त नहीं होती। तो पुलिस है कहाँ पर? इतना बड़ा हेडक्वार्टर है रुद्रपुर शहर का, जिला मुख्यालय होने के नाते यहाँ पे तो फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम तो 10 बार कह चुके। ना तो एसएसपी साहब को समझ आ रहा है, ना सीओ साहब को समझ आ रहा है, ना कोतवाल को समझ आ रहा है, कि समझ ही नहीं आ रहा। आप तो वही गांव देहात की तरह काम कर रहे हो, जहाँ पर 8-8, 10-10 वहां पर है, यहाँ 8-10 है नहीं। यहाँ पर 4 कर्मचारी टोटल है दिन और रात काम करने के लिए। तो मैं इस बात के लिए बहुत नाराज है। हम लोग लगातार घटनाएं घटती है, लेकिन खुलासा नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर इनको खुलासा करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इनके खिलाफ अनिश्चितकालीन बाजारबंद भी करेंगे और वहाँ धरना। हरिद्वार में कोहरे के चलते सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। शाम ढलते ही सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसे देखते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि सड़क किनारे खड़े ट्रकों को तुरंत के कारण हुआ था। तो हाईवे में एक तो अपनी स्पीड लिमिट को नियंत्रित करना, साथ में जो अनावश्यक जो ट्रक और डंपर साइड में खड़े हो जाते हैं उनको वहां से हटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को, हाईवे पेट्रोल को हम लोग के द्वारा निर्देशित किया गया है और इसमें व्यक्तिगत इनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है कि इस प्रकार की जो भी आवागमन है उसको सुपरविजन में ही संचालित करने की जरूरत है। उसके लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।